बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के रहनुमाओं से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी ये कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो भी दुनिया के मुख्तलिफ जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ राब्ते कर रहे हैं और अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये रिपोर्ट दी है कि भारत अब हमला करने का फैसला कर चुका है और वो बहाना ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। दुनिया को उन्होंने अपने अज़ाइम बता दिए हैं। भारत का मौक़िफ़ सिंपल है कि जो दहशतगर्दी भारत के अंदर होती है उसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है। उनका ये कहना कि माजी में हम बहुत सारे सबूत दे चुके हैं और ये हमला हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने प्लान किया और वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो पाकिस्तान का पानी भी रोकना चाहता है और पाकिस्तान को दबाना चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है और खुद पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है और इस वाक़े में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवानी है तो वो करवा लें। अब इसमें अमेरिका और चीन, रशिया, ये बड़े बड़े मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन, ये किसके साथ खड़े हैं? तो सिंपल ये है कि ये अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे लड़ाई की सूरत में और सिर्फ जंगबंदी की कोशिश करेंगे सर्टन टाइम पीरियड के बाद। और भारत को इतना ही चाहिए। यानी भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक आधा मार्का वो कर ले और उससे उन्हें पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, नरेंद्र मोदी का नाम बन जाएगा। चाइना की तरफ वो मुंह नहीं करते, चाइना उनको फेंटी लगाता है। जब कभी चाइना की तरफ मुंह करते हैं तो ऊपर जो फिंगर एरिया है वहां पे उन्हें बहुत मार पड़ी है इंडिया को, और एक दफा नहीं कई दफा मार पड़ी है। पेंगोंग लेक पे उनको बहुत मार पड़ी है। वहां पहाड़ों पे ये दिन रात मार खाते हैं और वहां पे जो चाइनीज फौजी हैं, क्योंकि वहां पे हथियार नहीं है ना, गोली नहीं चल सकती, तो वो डंडों के साथ इन्हें मारते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो राब्ते कर रहे हैं। साथ ही भारत ने एक और कदम उठाया, वो बड़ा कदम है। भारत ने फ्रांस से मजीद 26 राफेल तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया है। वो खरीदने जा रहा है। देखिए 36 राफेल तैयारे भारत ने पहले लिए फ्रांस से। ये डुअल इंजन वाला बड़ा तगड़ा जहाज है। पाकिस्तान के पास F-16 थे तो हमें एक एज हमेशा से हासिल रहा भारत पे फजाइया के हवाले से। फिर हमने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया। फिर उसकी एक जनरेशन, दूसरी, थर्ड जनरेशन, ऐसे हम उसमें अपने आप को डेवलप करते चले गए। तो JF-17 थंडर भी एक अच्छा तैयारा है, एक अच्छा फाइटर जेट है। लेकिन ये जो रफाल तैयारा है ये बड़ा जबरदस्त तैयारा है। ये भारत ने लिया जी, और ये टक्कर का तैयारा है। यानी अब अगर देखें तो भारत जो पीछे था पाकिस्तान से एयरफोर्स के मैदान में, अब भारत उतना पीछे नहीं है। भारत के पास वो तैयारे मौजूद हैं जो उन्हें चाहिए थे। और पिछली मरतबा जब इंसिडेंट हुआ पुलवामा का, पाकिस्तान ने 2 तैयारे भारत के गिराए तो उन्होंने बड़ी हंगामी बुनियादों पर फिर फ्रांस से ये तैयारे लिए थे। तो ये बता रहा है कि भारत लड़ाई करना चाहता है, वो एक जंगी जनून में मुब्तला है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि पाकिस्तान। और देखें जब भी कभी इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं ना तो बड़े बड़े दिफाई सौदे होते हैं। जंग का माहौल बनेगा तो जंगी साजो सामान आप लेंगे ना, वरना तो आप ले नहीं सकते। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा कारोबार है, तगड़ा कारोबार है, वो जंग का कारोबार है। उमर अयूब साहब ने एक मुतालबा किया है और ये मुतालबा उन्होंने किया जी पाकिस्तान की हुकूमत से। सख्त मुतालबा है उनका और वो ये कहते हैं यार खुल के बोलो, बात करो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि भारत को 2 टोक पैगाम दिया जाए कि तुम हमला करोगे तो हम जमीनी और फजाई हमले करेंगे। यह साफ बात की जाए जैसे इमरान खान ने की थी। इमरान खान ने लॉजिकल बात की थी कि आप शवाहिद पेश करें, हमारे साथ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में आए, हमें पता चले जो आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। लेकिन साथ ही इमरान खान ने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान की सरजमीन पे आओगे तो हम रिटेलिएट करने का नहीं सोचेंगे, हम रिटेलिएट कर देंगे। जब आप इधर आओगे तो हम उधर आएंगे। इमरान खान साहब ने बड़े खुलकर स्टेटमेंट दिए थे। अब उमर अयूब साहब ने कहा कि कठपुतली हुकूमत की तो कांपें टांग गई हैं, टांगे कांप रही हैं, डर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहकीकात करवाई जाए। ये तो हथियार डालने के मुतरादिफ है। वो एक बुज़दिल वजीर आजम है। मोदी सरकार हमला करने का कहता है और ये जवाब देने की बजाय हथियार डालने की बात करते हैं। लेकिन जब वो ये तहकीकात की बात, भारत जब ये कहना इल्जाम लगाए तो आप कहें तहकीकात करवाओ। लेकिन भारत जब कहे हमला करना है तो फिर आपको जी आओ बिस्मिल्लाह करो, फिर हम आपको जवाब देंगे, टक्कर का जवाब देंगे। पहले भी दिया है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमने माजी में भी जवाब दिया है, आइंदा भी देंगे। बस सिर्फ मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और बाकी लोगों से कि अवाम को जो आपने नाराज किया वो नाराजगी आप खत्म करवाएं, अवाम की, अवाम से माजरत करें
اور جو بھی پاکستان میں آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان کی معافی مانگ لیں عوام سے، اور عوام کی ناراضگی دور ہو گئی تو اس سے فوج کو تقویت اور طاقت ملے گی. یہ میری گزارش ہے. وہ اس لیے فار دا سیک آف دس کنٹری. ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان سے معافی منگوانے کا. عوام ایک دن انہیں شکست دے دے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، یہ میں جانتا ہوں. ایک دن پاکستان کی عوام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دے گی، یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. ویسے 8 فروری 2024 کو شکست دی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن وہ مانے نہیں. وہ کسی اور طرح کی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے کہ اس طرح کی شکست دی جائے تو عوام اس طرح کی شکست بھی دے دے گی. ایک وقت آ جائے گا. لیکن اس وقت کیونکہ عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے پاکستان کی فورسز کو، ایک عام ہمارے سپاہی کو، ایک لڑنے والے جانباز کو، تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر معافی مانگ لیں، میرا مشورہ ہے. اور عوام کو منائے اور عوام سے کہیں کہ غلطی ہو گئی، تاکہ جو ہے وہ سپورٹ مل جائے. ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب ایک خبر ہے کہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس کی سماعت پھر ملتوی کر دی گئی. آج ہونی تھی، مؤخر کر دی گئی کہ جناب منسوخ ہے، نہیں سنا جائے گا کیس. ریزن صرف یہ ہے کہ عمران خان کسی کو دکھائی نہ دے، سنائی نہ دے. عمران خان کوئی موقف پیش نہ کر سکے پاکستان کے میڈیا پہ. چند ایسے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی تھی جو چنے گئے تھے کہ جناب ان کی ملاقات کروا دیں. نہ بہنوں کو ملنے دینا، نہ لیڈرشپ کو ملنے دینا، نہ ان وکلا کو ملنے دینا جو باتیں باہر آ کے بتا دیتے ہیں کھل کر. لہذا عمران خان صاحب کو بالکل تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے. ان کا موقف باہر نہیں آنے دے رہے. اور اب جو جیل کے اندر سماعت ہونی تھی وہاں لازمی بات ہے جرنلسٹ بھی جانے تھے، باقی لوگ بھی، تو وہ سماعت کا احوال بھی باہر نہیں آ سکتا کیونکہ سماعت ہی جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے. تو یہ جناب اس وقت یہ نظام عمران خان سے لڑ رہا ہے جس وقت اس نظام کو مودی کے ظلم اور اس کی دھمکیوں کے ساتھ لڑنا تھا. یہ ہے ناظرین صورتحال. پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض کیوں ہیں. ایک آخری چیز ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کے حق میں پوسٹ کیے خاتون وکیل نے اسلام آباد میں انہیں گرفتار کر دیا گیا. اندازہ کیجئے آپ ان کی بزدلی کا اور ان کی حرکتوں کا کہ مارنگ بلوچ کے حق میں ٹویٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے. جی مارنگ بلوچ کون ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ریاست نے کلیم کیا وہ کیا کیا، زبردستی لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. یعنی مارنگ بلوچ کو بی ایل اے کے ساتھ جوڑ دی. بھئی وہ بی ایل اے کے ساتھ، وہ خود کبھی انہوں نے زندگی میں ایسی بات نہیں کی. مارنگ بلوچ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رکن ہے اور وہ صرف جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے وسائل اور اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں. آپ انہیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں جان بوجھ کر جو ہتھیار بند ہیں. تو اور ان کے حق میں ٹویٹ کرنے پہ کیا آپ انہیں گرفتار کر دیں گے لوگوں کو، یا ان پہ مقدمات درج کر دیں گے پیکا ایکٹ کے تحت؟ اس طرح تو پھر پاکستان میں معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. آپ یہ کرتے جائیں، آپ 70 سال سے یہی کر رہے ہیں، اگلے 70 سال پھر یہی کر لیں. آپ کو ایک دن معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے یہ سارا سلسلہ بند کرنا پڑے گا.